लखनपुर गांव में एक गरीब लेकिन साहसी लकड़हारा रहता था, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं चलता था। उसकी किस्मत में हमेशा दुख और गरीबी ही रहती थी। गांव के लोग भी उसके गरीबी पर मजाक उड़ाते थे। एक दिन घनश्याम लकड़ी काटने जंगल में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। कुल्हाड़ा उठाने की कोशिश में उसकी कमर से दर्द की चीख सी निकलती है। मालती राख कुरेदते हुए चूल्हा जलाने का प्रयास कर रही थी और घनश्याम की आवाज सुन के वो उसके पास आती है। ये जी, तन को चैन भी चाहिए। रोज इतनी सुबह बिना आराम के उठ जाना और बिना रुके काम करते रहना कोई आसान बात नहीं है। आपकी देह पत्थर नहीं है। माना कि हमें धन की आवश्यकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुद को ऐसे कष्ट दो। भाग्यवान, चैन तो उसी के हिस्से में आता है जिसके आंगन में अनाज से भरे कोठार हों। हमारी झोपड़ी तो बस 2 सूखी रोटियों की आस पर टिकी है। अगर मैं जंगल न जाऊं तो तुम्हारे चूल्हे में अनाज कैसे पकेगा? और सुनो, मेरी थकान से बड़ी चिंता मुझे हमारी पेट की है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ज्यादा जरूरी हैं मेरे लिए। आप खुद को क्यों इस तरह दांव पर लगाते हैं? हर रोज जब आप जंगल जाते हैं, मेरा दिल कांपता है। कभी हिंसक जानवर सामने आ गया तो, कभी कोई भारी डाल गिर गई तो उस घड़ी मेरा क्या होगा? हरि भाग्यवान, तुम्हारी चिंता ही मेरा सबसे बड़ा धन है। जंगल की कठिनाइयां तो अब मेरे साथी हो गए हैं। मुझे डर बस तुम्हारे आंसुओं से लगता है। बाकी कठिनाई तो अब मेरे जीवन की आदत है। घनश्याम की बातें सुन के मालती को दुख होता है, लेकिन वो अपनी दुखी भावनाओं को छुपा के रसोई से घनश्याम के लिए 2 रोटी कुछ गुड़ के साथ दे देती है। लीजिए, ये 2 रोटियां बांध दी हैं। दिन भर लकड़ी काटते काटते कब भूख सताए कौन जाने। मुझे पता है ये काफी नहीं, पर भूखे रहने से तो अच्छा ही है। तुम्हारे हाथ की रोटी ही मेरा अमृत है भाग्यवान। चाहे वो सूखी हो या जली, उससे ही मेरी हड्डियों में जान रहती है। तुम्हें क्या पता, तुम्हारे दिए हर कौर से मैं 100 बोझ उठा लेता हूँ। अपनी पत्नी को ऐसे बोल के घनश्याम कुल्हाड़ा लेके जंगल की दिशा की ओर निकलता है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच धूप से पत्ते छन छन कर नीचे गिरती है। घनश्याम कुल्हाड़ा उठाकर लकड़ियां काटने लगता है। हर वार पर पसीने की बूंदें टपकती हैं और थोड़े समय बाद वो थक के एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। हे प्रभु, मेरी मेहनत खाली न जाए। चाहे मेरा शरीर टूट जाए, पर मेरी झोपड़ी में हमेशा खुशी और उम्मीद की दीपक जलता रहे। भाग्यवान की आंखों की रोशनी बुझने न पाए, यही मेरी विनती है। अचानक हवा का झोंका आता है। पत्तों की अजीब सी सरसराहट होती है। घनश्याम ठहर कर सुनता है। ये जंगल भी मेरी पीड़ा सुन रहा है और इसीलिए शायद मुझे इनके तरह बनने की संकेत दे रही है। ये पेड़ भी तो मेरी तरह बोझ उठाते हैं। आंधी उन्हें गिराती है, बारिश झकझोरती है, फिर भी ये टिके रहते हैं। शायद मुझे भी इन्हीं की तरह डटे रहना है। घनश्याम ये सब सोच के थोड़ा आराम करता है और इधर मालती दोपहर के खाने का इंतजाम करने लगी होती है। आज तो बहुत कम खाद्य का सामग्री था। अगर कल तक मेरे पति लकड़ी बेच न पाए तो भूखा रहना होगा। मगर उन्होंने कभी मुझे भूखा रहने नहीं दिया, कभी अपनी मेहनत का शिकायत नहीं की। हे प्रभु, इनके श्रम को व्यर्थ मत जाने देना। देर से ही सही हमें थोड़े सुकून की जीवन प्रदान करना। मालती अपना काम खत्म करके चूल्हे के पास यही सब सोचती रहती है। नगर के चौक में कुछ लोग रोज के सब्जी और सामान बेच रहे हैं। आवाजें गूंज रही हैं। कोई सौदा कर रहा है, कोई मोल भाव। घनश्याम गट्ठर लेकर पहुंचता है। उसके कपड़े धूल और पसीने से भीगे हैं। घनश्याम लकड़ियों का गट्ठर लिए बैठा होता है और तभी एक कंजूस सेठ उसके पास आता है। अरे घनश्याम, फिर गीली लकड़ी लाया है क्या? अरे इसकी कीमत तो आधी भी नहीं मिलेगी। सेठ जी, यह लकड़ी गीली नहीं है। देखो, धूप में सुखाई हुई है। जंगल में अब सूखी लकड़ी कम मिलती है,
लेकिन ये मैं बहुत मेहनत से सूखी लकड़ी ढूंढ के लाया हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं इसके सही दाम लगा दूं सेठ जी। तेरे जैसे 100 लकड़हारे रोज आते हैं, सबके पास अच्छी अच्छी सूखी लकड़ी होती है। तू क्या ऐसा खास लकड़ी लाया है भाई जो दाम लगाने की बात कर रहा है? दाम क्या लगाना है? इसका तो मैं बस 2 मुद्रा ही दूंगा। घनश्याम पल भर चुप रहता है। उसकी आंखों में असहायता है। अरे अरे सेठ जी कृपा कीजिए, बहुत मेहनत से अच्छी अच्छी लकड़ी चुन के लाया हूँ, कम से कम 5 मुद्राएं तो दे दीजिए। अरे मति भ्रम हो गया है क्या? इतने से लकड़ियों के लिए 5 मुद्राएं दूंगा तुझे? अरे चंदन का भाव लगा रहा है क्या? 2 मुद्राओं से ज्यादा अधिक और कुछ नहीं दूंगा। देना है तो दे, नहीं तो छोड़। घनश्याम असहाय होता है और मन ही मन सोचता है, अगर मैंने सौदा न किया तो भाग्यवान भूखी रह जाएगी। सेठ का फायदा चाहे जितना हो, मुझे तो 2 रोटियों का इंतजाम चाहिए, और 2 मुद्राओं से कम दाल रोटी तो आ ही जाएगी। वैसे भी बहुत थक गया हूँ, बाजार में इतना समय नहीं व्यतीत कर पाऊंगा। ये सोच के वो सेठ से तुरंत बोलता है, ठीक है सेठ जी, आप ले लीजिए, मुझे इन 2 मुद्राओं की भी बहुत आवश्यकता है। हाँ ठीक है, ये ले मुद्राएं और यहाँ लकड़ियाँ लेके रुक थोड़े समय। मेरा नौकर आके ये ले जाएगा। तू यहाँ नहीं रुका तो ये लकड़ियों का गट्ठर कोई उठा ले जाएगा। आजकल नगर में बहुत चोरी हो रहा है। कल भी राज दरबार के सैनिक बाजार में आके चोरी की सूचना दे गए थे। मैं थोड़ा बाजार के आगे जाके आता हूँ, मुझे और भी वस्तुएं लेना है। घनश्याम बहुत थका हुआ था और वो जल्दी से घर निकलना चाहता था, लेकिन सेठ के वजह से उसे यहाँ रुकना पड़ता है। वो थोड़ी देर रुकता है और कुछ समय बाद सेठ का नौकर आता है। अरे घनश्याम भाई, आज क्या सेठ ने तुझसे खरीदारी की है? सही है, आज तो तेरे भाग ही खुल गए होंगे और सेठ तेरे लकड़ियों को खरीद के तुझे आज के राशन लायक मुद्राएं भी दे ही दिया होगा, तो तेरा थोड़ा विश्राम हो गया होगा। अरे भाई, मेरा हंसी उड़ाना छोड़ो, ये लकड़ियों का गट्ठर लो और मुझे घर जाने दो। मैं भूखा हूँ, मुझे घर जाना है। ये बोल के घनश्याम सेठ के नौकर के हंसी उड़ाने के बाद भी उसे पलट के कुछ नहीं कहता है और वो मुद्राएं लेके घर चला जाता है। घनश्याम थका हारा, पसीने और धूल से लटपट घर पहुंचता है। उसके हाथों में 2 मुद्राएं हैं। मालती उसके पास आती है। ये जी, इतनी देर क्यों कर दी? आप तो कभी इतनी देर नहीं लगाते। दोपहर का खाने का समय निकलते जा रहा है। मैं तो डर ही गई थी, पता नहीं जंगल में कब क्या हो। और आजकल तो राज्य में बहुत चोर डकैत का आतंक भी बढ़ गया है। राज दरबार के सैनिक भी उन्हें नहीं पकड़ पाते हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाग्यवान, जंगल में दूर तक जाना पड़ा, लकड़ी भी कम थी और सेठ ने दाम भी काट दिए। पर देखो, आज 2 मुद्राएं मिले हैं। जानता हूँ ये पर्याप्त नहीं है, फिर भी इससे एक दिन का गुजारा जितना तो हो ही जाएगा। मालती घनश्याम की थकान भरी आंखें देखती है। उसकी पसीने से लट देह को देखकर घनश्याम की मजबूरी समझकर उसको साहस देते हुए बोलती है, कोई बात नहीं जी, ये भी बहुत है हम दोनों के लिए। हम इसी में खुश रहना जानते हैं, और वैसे भी आपके मेहनत से आई हुई एक कौड़ी भी बहुत मूल्यवान है। तुम बहुत सहनशील हो, इसलिए हमारी बुरे से बुरे हालत को भी सह लेती हो और हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती हो। लेकिन ये बात मुझे भी पता है, मैं जितना धन कमाता हूँ उतने में तो कुछ नहीं होता है। मेरी तो भाग्य ही फूटे है। पता नहीं मेरे लकीरों में क्या दोष है, जो इतने बरसों से मेरी अवस्था सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे आप ये सब बातें अब छोड़ भी दो। हमारे भाग्य में क्या है वो हम नहीं जान सकते, लेकिन हम जो है उसमें खुश रह सकते हैं। आप यूं निराश मत होइए। जाइए स्नान कर लीजिए, मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। ये बोल के मालती घनश्याम के लिए खाना परोसने जाती है और घनश्याम भी स्नान करने जाता है। कुछ समय बाद घनश्याम स्नान करके खाने के लिए बैठता है और दोनों मिलके दोपहर का खाना खाते हैं। खाना खाने के थोड़े ही समय बाद घनश्याम लकड़ियां काटने फिर से जंगल की दिशा की ओर निकलता है। रात्रि का समय। झोपड़ी के भीतर दीपक टिमटिमा रहा है। बाहर हवा में ठंडक है
और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही है। घनश्याम थका हुआ आकर चारपाई पर बैठा हुआ है। मालती थोड़े समय उसके पास आती है। ये जी क्या हुआ? बहुत उदास लग रहे हैं आप। फिर से कुछ हो गया है क्या, या आपकी स्वास्थ्य खराब है? नहीं मालती, कुछ भी नहीं हुआ है। बस मुझे थकान है। गरीबी और भाग्य ने मुझे भीतर से कमजोर कर दिया है। आप फिर से अपनी भाग्य को कोस रहे हैं। आप चिंता थोड़ा कम कीजिए। भाग्य बदलने में देर नहीं लगती है। आप बस हौसला बनाकर रखिए। मालती जानती है कि उनके हालत दिन व दिन खराब होते जा रहे हैं, लेकिन मालती घनश्याम की साहस बनाए रखने के लिए उसको ऐसा बोल रही होती है। नहीं मालती, यही सत्य है कि मेरे भाग्य ही फूटे हैं। गांव में सब कहते हैं कि मैं इतना साहसी हूँ, फिर भी किस्मत के चलते मुझे यही सब काम करना पड़ता है, और यही सत्य है। ये जी आप फिर से क्यों मन छोटा कर रहे हैं? कोई कर्म सामान्य या ज्यादा बड़ा नहीं होता। शायद हमारे कर्म के हिसाब से हमारे भाग्य में यही लिखा था। फिर भी हम सुखी तो हैं ही ना। कहाँ सुखी हूँ मालती? कभी कभी सोचता हूँ मालती, शायद मेरा जीवन इसी दुख के लिए बना है। पर हृदय के भीतर एक पीड़ा के साथ आशा भी है, जैसे कोई अनदेखा मार्ग मुझे पुकार रहा हो। पर कौन सा मार्ग है मैं स्वयं नहीं जानता। मालती उसे ऐसे दुखी देख खुद भी दुखी होती है। ये जी बस करिए ना। आज क्या हुआ है आपको? क्यों ऐसे अपने परिस्थितियों को सोच सोच के अपना चिंता बढ़ा रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। प्रभु हम गरीबों के ऊपर जरूर कृपा दिखाएंगे। नहीं मालती, मैं अपने बुरे हालत से तंग आ चुका हूँ। अब मुझसे और सहा नहीं जाता। अब तो मुझे मेरी इस फूटी किस्मत में क्या है जानना ही पड़ेगा। बहुत सुना है कि गांव से दूर पीपल वृक्ष के नीचे एक प्रसिद्ध साधु निवास करते हैं। लोग कहते हैं कि उनके वचनों से अंधकार मिट जाता है। आज मन ठान चुका है, उनके चरणों तक जाऊंगा, चाहे राह कितनी भी कठिन हो। साधु बाबा के पास? लेकिन सुना है वे केवल शुद्ध हृदय वालों से ही मिलते हैं। अगर उन्हें आपके प्रश्न तुच्छ लगे तो? मालती, मैं जीवन भर सही मार्ग पे चला, चोरी न की, छल न किया, किसी का हक नहीं छीना। यदि भूखा रहा तो भी श्रम करते रहा। यदि ऐसा हृदय भी उनके सम्मुख तुच्छ है तो फिर किसे वे स्वीकार करेंगे? आपके पवित्र हृदय पे मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन जी वहाँ जाने से पहले यह सोच लो, यदि उत्तर न मिला तो आपका मन कहीं और अधिक टूट न जाए। मालती की बात सुन के घनश्याम गहरी सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह घनश्याम साधु महाराज से मिलने के लिए जाता है। घनश्याम अकेला जंगल के रास्ते चल रहा है। चारों ओर ऊंचे वृक्ष, शाल और पीपल की छाया, पक्षियों का कलरव। थोड़े समय बाद घनश्याम जंगल पार करके साधु महाराज के तप के जगह के पास पहुंचते हैं। घनश्याम दूर से ही इस जगह को देख सोचने लगता है। ये जगह तो अद्भुत है। इतनी शांति, हवाओं में इतनी मिठास। यहाँ के तो दर्शन से ही मन के सब परेशानी दूर हो जाएगी। थोड़े आगे जाने के बाद घनश्याम साधु महाराज से मिलता है और उनके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े रहता है। लेकिन बहुत समय तक साधु महाराज तप से अपनी आंखें नहीं खोलते हैं। लेकिन फिर भी घनश्याम बिना किसी हलचल के उनके सामने खड़ा रहता है। तभी साधु महाराज अपनी आंखें खोलता है और ये देख घनश्याम व्याकुलता से बोल पड़ता है। गुरुदेव, मैं एक लकड़हारा हूँ। जीवन भर परिश्रम करता आया हूँ, किंतु मेरे श्रम का फल केवल भूख और क्लेश रहा है। गृह में अन्न का कण नहीं, तन पर अच्छे वस्त्र नहीं, फिर भी श्रम से पीछे नहीं हटा। लेकिन अब मन टूट रहा है। आपसे प्रार्थना है, मुझे जीवन का कोई मार्ग बताइए। साधु महाराज उसके इस व्याकुलता को देख के बोलते हैं। बेटा, तेरी वाणी में सत्य है, तेरे श्रम में पवित्रता है। मैं तेरी आत्मा की पीड़ा देख रहा हूँ। तू वनों में लकड़ी काटता रहा, परंतु तेरे हृदय का दीप बुझा नहीं। यही तेरी सबसे बड़ी साधना है। मेरे सम्मुख बैठो बेटा। साधु महाराज की बात सुन के घनश्याम उनके सामने बैठ जाता है। गुरुदेव,
यदि यह साधना है तो फिर मेरे जीवन में अंधकार क्यों है? क्यों मेरे श्रम का फल केवल भूख है? क्यों मेरी पत्नी की आंखें नमी से भरी रहती हैं? बेटा, यह जगत केवल परिश्रम से नहीं चलता, न ही केवल भाग्य से। यहाँ कुछ और भी है जो श्रम और भाग्य दोनों को दिशा देता है। तू जिस उत्तर की खोज में आया है वह तुझे मिलेगा, परंतु धैर्य धारण कर। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर समयानुसार ही प्रकट होता है। साधु महाराज की बातें उसे समझ नहीं आती हैं, लेकिन साधु महाराज की बातों का सम्मान रखते हुए घनश्याम उनसे पूछता है, गुरुदेव, मैं प्रतीक्षा करूंगा। यदि मेरे जीवन का शेष श्वास भी इसी खोज में व्यतीत हो तो भी मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, परंतु कृपा करके मुझे आशा का एक दीप दिखा दीजिए। साधु महाराज उसकी तरफ देख के मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अवश्य दिशा दिखाऊंगा बेटा, परंतु तुझे उस दिशा में सिर्फ चलना नहीं, उसमें डटे रहना भी होगा और कभी उस पे शंका नहीं करना है। अवश्य गुरुदेव, मैं हमेशा आपकी दिखाए मार्ग की सम्मान रखूंगा और कभी शंका नहीं करूंगा। उचित है, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। जिस रास्ते से आए हो वहीं से जाते समय तुम्हें जो भी प्राणी प्रथम दिखे तुम उसे अपने घर ले जाना और उसे प्रेम से रखना और कोई संकोच न करना, चाहे परिस्थिति कितनी भी असहनीय हो। घनश्याम साधु महाराज की बात सुन के थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो साधु महाराज की बातें कुछ साफ साफ समझ नहीं पाता है। गुरुदेव, मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा है। आप मुझसे क्या कार्य करवाना चाहते हैं? मुझे किस प्राणी को अपने साथ ले जाना होगा? बेटा, तुम्हें मेरा कोई कार्य नहीं करना है, वो तुम्हारा ही कर्म है, उससे ही तुम्हारा भाग्य उजागर होगा। साधु महाराज की बात को घनश्याम समझा नहीं, लेकिन फिर भी उसने उनकी बात मान ली और आश लगाई कि कहीं कुछ अच्छा हो जाए। और फिर घनश्याम साधु महाराज से विदा लेके घर के दिशा ओर निकल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में अब भी बेचैनी सी थी। घनश्याम जब जंगल के रास्ते घर लौट रहा था तभी उसको सामने एक गधा दिखा और उसको देख घनश्याम को साधु महाराज की बातों का स्मरण हुआ। अरे, ये तो एक गधा है। साधु बाबा ने कहा था कि जो भी पहला प्राणी मिले उसे अपने साथ ले जाना, लेकिन लगा था कोई मनुष्य या कोई जादुई पक्षी मिलेगी जो मेरी मदद कर देगा, लेकिन ये तो सिर्फ एक मामूली सा गधा निकला। अब क्या करना उचित होगा? साधु बाबा ने कुछ सोच के ये कहा होगा, इसे ले जाना ही होगा, लेकिन अगर इसे ले गया तो इसे पालूंगा कैसे, रखूंगा कहाँ, खिलाऊंगा क्या? थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद वो गधे को घर लेके जाने का सिद्धांत लेता है और उसको घर लेके जाता है। रास्ते में उसको गधे के साथ देख के गांव के एक आदमी उसका मजाक उड़ाने लगता है। क्यों भाई घनश्याम, अब क्या जीव जंतु का भी व्यापार करने लगे हो या फिर किसी से चुरा कर लाए हो? अब और कर भी क्या सकते हो? साहसी होने के सिवा तुम्हें और कुछ आता भी तो नहीं, और चोरी के लिए भी तो बहुत साहस चाहिए। सही है, तुम पे ये काम जस रहा है। आदमी के मुंह से इतना सुन के घनश्याम को भीतर से बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना संयम नहीं खोता और गांव के आदमी को अपना गुस्सा ना दिखाकर जवाब देता है। भाई, गरीब हूं लेकिन कभी किसी का कोई वस्तु चोरी नहीं की, किसी का हक नहीं छीना, और वैसे भी मुझे बहुत काम है इस समय, मैं चलता हूँ। ये बोल के घनश्याम बिना उस आदमी के मुंह लगे उसके वहां से फिर अपने घर की दिशा की ओर निकलता है। थोड़े समय बाद जब घनश्याम घर आ पहुंचता है तो मालती उसके साथ गधे को देख हैरानी से बोलती है, ये जी, आप तो साधु महाराज से कुछ उपचार लेने गए थे, तो ये किसका गधा लेके आ गए? मालती, अब तुम भी गांव के अन्य लोगों की तरह मेरे विषय में वही सोचने लगी हो? क्या मैं किसी का कोई जीव जंतु ऐसे ही उठा के ले आऊंगा? ये तो मुझे जंगल के रास्ते में मिला है और साधु महाराज के कहने पे मैं इसको साथ लेके आ गया हूँ। नहीं जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपके विषय में वैसा कुछ नहीं सोचती, लेकिन आप मुझे पहले साफ साफ बताएं साधु महाराज ने आपसे क्या कहा है। सब बताऊंगा भाग्यवान, लेकिन पहले मुझे हाथ मुंह धो के घर के भीतर तो जाने दो, फिर मैं तुमको सब बताऊंगा। पहले इसको खूंटी में बांध देता हूं और तुम भी जाओ, मेरे लिए पीने का पानी का प्रबंध करो।
घनश्याम गधे को खूंटी में बांध के हाथ मुंह धोके अपने चारपाई में बैठ के मालती को साधु महाराज से हुए सब बातें बता देता है। और मालती भी घनश्याम की ही तरह साधु महाराज की बातें जान के उसे भी कुछ समझ नहीं आती है। ये कैसा उपदेश दिया है साधु महाराज ने? हम इस गधे का क्या करेंगे भला? इससे तो हमारी मुश्किल और भी बढ़ जाएगी। तो मालती, क्या मैं इसको फिर से वहीं पर छोड़ाऊं? अरे नहीं नहीं, ये करने की आवश्यकता नहीं है। साधु महाराज की बातों का असम्मान करने जैसा होगा। हम देखते हैं इसको अपने घर रख के क्या होता है। जरूर इसे भी किसी लक्ष्य से ही प्रभु ने हमारे पास भेजा होगा। ठीक है, फिर हम इसे अपनी परिवार के सदस्य की तरह ही रखेंगे। मैं जब घर में रहूंगा तब मैं इसका देखभाल करूंगा, और जब मैं काम पे जाऊंगा तब तुम इसका ध्यान रखना मालती। दोनों ऐसे ही साधु महाराज की दिए उपदेशों का सम्मान रख के गधे को अपने पास रखने का सोचते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और घनश्याम और मालती हमेशा बारी बारी से गधे का खान पान का ध्यान रखते हैं। लेकिन एक दिन रात को ये जी कितने दिनों से हम गधे का देखभाल कर रहे हैं, उसको अपने परिवार का सदस्य बनाकर रख रहे हैं, लेकिन मुझे तो इस गधे में कुछ चमत्कारी गुण नहीं दिख रहा है। अरे मुझे क्या पता मालती, मैं स्वयं ये सोच रहा हूँ, आखिर क्यों मुझे ये मिला। साधु महाराज ने भी कुछ स्पष्ट नहीं कहा था कि कोई गधा मिलेगा और वो चमत्कारी होगा। पता नहीं साधु महाराज हमारी क्या परीक्षा ले रहे हैं। वही तो, हमारी अवस्था तो पहले से ही खराब थी। अब और इस गधे का पेट भरने में थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ और मुद्राएं तो खर्च हो ही रही हैं। हाँ मालती, तुमने सही कहा है, लेकिन हम और कुछ कर भी तो नहीं सकते। साधु महाराज ने हमें उनके वचनों पर शंका करने से मना किया है और धैर्य रखने को बोला है। ये भी एक बात है। क्या पता ये कोई हमारी अग्नि परीक्षा चल रही है, और अगर हम साधु महाराज के कहे वचनों को टाल दें तो शायद हम इस अग्नि परीक्षा में असफल रहे। इसीलिए हमें अब धैर्य रखने के अलावा और कुछ नहीं करना ही उचित होगा। उसी रात ही राज्य के हर जगह में चोरी करने वाले चोर अब लखनपुर गांव में घनश्याम के घर के बाहर आ गए थे। और जब घनश्याम और मालती सो रहे थे तब, अरे भाई, ये कहाँ ले आया है तू मुझे? ये बस एक टूटी झोपड़ी है, इसमें चुराने लायक क्या ही मिलेगा। ऐसे ही राज्य में हर जगह सैनिक पहरा दे रहे हैं। कितनी मुश्किल से तो आए हैं हम लोग, और तू ये गरीबों की झोपड़ी में ले आया। अरे मुझे क्या पता कि हम छुपते छुपते इस टूटी झोपड़ी में आ धमकेंगे। इतनी घोर अंधेरे में किसको क्या दिखता है। हाँ हाँ ठीक है, अब बताओ कि आगे क्या करना है। अरे करना क्या है, आगे देखो, आगे ही है जो भी है। अरे साफ साफ बोलो ना, क्या कह रहे हो? अरे आगे देखो, वो गधा बंधा हुआ है, इसे ही उठा ले जाते हैं। कहीं बाजार में किसी को बेच देंगे, अच्छा धन मिलेगा। हाँ वही करते हैं। अब इतनी मुश्किल से इस गांव में आए हैं तो आज की रात बेकार नहीं जाने देते हैं। इसे ही उठा लेते हैं। और वैसे भी हमने जो चोरी के धन इस गांव के जंगल पे छुपाया था, उसे भी इसके पीठ पर लाद के रातों रात ले जा पाएंगे। हाँ हाँ, वो सब बाद में सोच लेंगे, अभी जिस काम के लिए आए हैं कर लेते हैं। दोनों चोर ये सब तय करके घनश्याम का गधा चुरा ले जाते हैं। लेकिन चोरों के ले जाने के बाद भी गधा कुछ आवाज नहीं करता है, जैसे वो खुद उनके साथ चलना चाह रहा हो। अगली सुबह जब घनश्याम और मालती गधे को अपने आंगन में नहीं देखते हैं तो वे लोग परेशान हो जाते हैं और मालती जोर जोर से बोलती है, हाय हाय, है प्रभु, हमारा गधा कहाँ चला गया? ये जी आपने उसे अच्छे से बांध के रखे थे या नहीं, जो वो कहीं चला गया? अरे अच्छे से बांध के रखा था, और वैसे भी वो कहीं नहीं जा सकता। वो हमारे साथ अच्छे से घुल मिल गया था। मुझे लगता है जरूर उसे किसी ने चुरा लिया है। सैनिकों ने बताया था राज्य में हर जगह चोरी हो रही है। तो फिर आप जल्दी जाइए ना सैनिकों के पास और जाके उन्हें सूचना दे दीजिए, शायद वे लोग कुछ कर पाए। हाँ हाँ, मैं जल्दी जाता हूँ। वे लोग नगर में होंगे, मैं जाके उन्हें सूचना दे के आता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना, कहीं वे चोर फिर से ना आ जाए।
घनश्याम जल्दी से नगर की ओर जाता है और सैनिकों से मिलता है। और सब कुछ सैनिकों को बता देता है। हमारी इतनी कड़ी पहरे के बाद भी वो चोर इस गांव में भी घुस आया है। उनको पकड़ने का कोई तो तरकीब निकालना होगा। बहुत परेशान करके रखा हुआ है पूरे राज्य को। आप चिंता मत कीजिए, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। वे लोग आसपास ही कहीं होंगे। और अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो इस गांव का नहीं हो और संदेह लायक हो, तो आप जल्दी से हमें सूचना दीजिएगा। हम तुरंत उनको धर दबोचेंगे। और आपके चोरों को देख के सूचना देने पर महाराज ने पुरस्कार के रूप में अच्छा धन राशि देने का भी वचन दिया। इसीलिए आप जरूर से हमारी सहयोग कीजिएगा। घनश्याम सैनिकों से ये सब बात करके घर लौटता है और थोड़े समय बाद अपने गधे के चोरी हो जाने के वजह से दुखी मन से जंगल में लकड़ियां काटने निकल जाता है। कुछ दूर आगे चलने पर अचानक से घनश्याम को अपने गधे का शोर सुनाई देता है। अरे ये गधा अचानक यूं शोर क्यों करने लगा है? अरे मुझे क्या पता है, मैं थोड़े ही गधे का मालिक हूँ। जरूर इसको अपने मालिक की याद आई होगी। अरे मालिक की याद? वो क्यों भला? अरे देखा नहीं कल रात को ये कैसे आराम से हमारे साथ आ गया था, जैसे खुद हमारे साथ आना चाहता हो। और एक बार भी इसने शोर नहीं किया था। पता नहीं अभी क्या हुआ इसको। दोनों चोर ये सब बात कर ही रहे थे कि घनश्याम भी गधे की आवाज सुन के उनके पास आ पहुंचता है। और घनश्याम उनको ऐसे ही जंगल में अकेले देख और उनके साथ ढेर सारे वस्तु देख और अपने गधे को देख के समझ जाता है कि ये लोग ही चोर हैं। और फिर वो साहस और समझदारी से उनके साथ चाल चलने लगता है। घनश्याम को ऐसे देख के दोनों चोर उससे पूछते हैं, अरे तुम कौन हो भाई, और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो एक मामूली सा लकड़हारा हूँ साहब, लेकिन लगता है आप लोग कोई यात्री है और यहाँ इस बेचारे गधे को जंगल में चराने लाए हो। घनश्याम जानबूझ के उनके सामने खुद को मूर्ख दिखाता है और वे लोग भी उसके बातों से उसको मूर्ख समझ लेता है। और दोनों एक दूसरे से कहते हैं, अरे भाई, लगता है ये आदमी मूर्ख है। इसे ही अपने जाल में फंसा लेते हैं और इससे काम निकलवाते हैं। और इसके पास कुछ होगा तो लूट भी लेंगे। हाँ हाँ, यही करते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसके पास कुछ लूटने लायक कुछ होगा भी, लेकिन हम इससे अपना काम निकाल सकते हैं। दोनों आपस में ये सब बात करके दूसरा चोर घनश्याम से बोलता है, अरे सुनो, हम इसे यहाँ इस गांव में बेचने लाए थे और रास्ते में इसको भूख लग गई तो इसको यहाँ चराने लेके आ गए। हम बहुत दूर से आए हैं और हम यहाँ किसी जीव जंतु के व्यापारी को भी नहीं जानते हैं। तो क्या तुम इसको बेचने में हमारी सहायता कर सकते हो? चोर की ये बात सुन के घनश्याम की आंखें चमक उठी, मानो उसको एक अवसर मिल गया हो उनको पकड़वाने का, और उनसे बोला, ओह ऐसा है, ठीक है। फिर मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो ये जीव जंतु खरीदता बेचता है। आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं आपको उनके पास ले चलता हूं। घनश्याम की बात सुन के थोड़े समय तक दोनों चोर आपस में सोच विचार करके बोलता है, हम दोनों नहीं चलेंगे। हम में से एक जन तुम्हारे साथ इस गधे को लेके जाएगा और अगर सौदा सही हुआ तो गधे को बेच आएंगे। लेकिन हम में से एक को यहाँ रुकना होगा, क्योंकि यहाँ हमारी ये सब सामग्री है और हम सामग्री को तो ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं ना। ठीक है, फिर आप में से कोई एक जन रुकना चाहते हो तो रुक ही जाइए, हम गधे को बेच के यहाँ आ जाएंगे। घनश्याम उनकी बात मान लेता है और उनको ये सब बोल के एक चोर और गधे को अपने साथ लेके निकलता है। कुछ समय चलने के बाद घनश्याम और चोर उसी स्थान पहुंचते हैं जहां सैनिक थे। और जब चोर ने सैनिकों को देखा तो वो गधे को छोड़कर भागने लगता है और सैनिक भी चोर को देख के उसको पहचान लेते हैं और उसके पीछे भाग के चोर को पकड़ लेते हैं। और फिर घनश्याम दूसरे चोर का भी पता उन सैनिकों को बता देता है और कुछ समय बाद
फिर सैनिक दूसरे चोर को भी सब चोरी के सामान के साथ पकड़ लेते हैं और राज दरबार में उपस्थित करते हैं। अगली सुबह घनश्याम को राज दरबार से बुलावा आता है और राज दरबार से बुलावा आने से मालती घनश्याम से बोलती है, ये जी, राज दरबार में आपको क्यों बुलाया है? आपसे कुछ भूल हो गई है क्या? आपने तो उन चोरों को भी पकड़वा दिया, अपना गधा भी ले आए, तो इसी बीच कुछ गलत किया क्या आपने? अरे नहीं मालती, तुम ऐसे ही चिंता करती रहती हो। कुछ कारण होगा बुलाने का, और वैसे भी मुझे तो लगता है कुछ अच्छा ही होगा। सैनिकों ने भी बोला था कि चोरों को पकड़वाने का पुरस्कार मिलेगा। ऐसा होगा तो ठीक ही होगा, लेकिन अगर और कुछ बात हो गई तो? अरे कुछ नहीं होगा भाग्यवान, चिंता मत करो। मैं जल्दी जाके आता हूँ, नहीं तो महाराज को अपेक्षा करवाने से उनको क्रोध भी आ सकता है। ये बोल के घनश्याम राजमहल में जाता है। महल में महाराज और सेनापति उससे अकेले एक कक्ष में मिलते हैं। महाराज, क्या मुझसे कोई भूल हुई है जो आपने मुझे ऐसे अकेले मिलने बुलाया है? अरे अरे नहीं, तुमसे भूल क्या हुआ होगा भला? तुमने तो इस राज्य के बहुत बड़े परेशानी का हल किया है। तुमने बहुत साहस और बुद्धिमानी से उन दोनों चोरों को पकड़वाया है। हम तो तुमको पुरस्कार देने के लिए यहां बुलाया है, और वैसे भी कुछ भूल किया होते तो यहां थोड़े मिलता, सीधा राज दरबार में मुलाकात होती। हाँ घनश्याम, महाराज तुमसे बहुत प्रसन्न है। तुम्हारी साहस और बुद्धिमता को देख के तुमको पुरस्कार के साथ राजमहल के लिए भोजन लायक जो भी लकड़ियों का प्रबंध करना होता है, अब से ये काम तुमको ही दिया जाएगा, और तुम्हारे सहायता के लिए लोग भी दिए जाएंगे, और तुमको उसके बदले अधिक मुद्राएं दिए जाएंगे। ये सुन के घनश्याम की खुशी से आंखें भर आई और महाराज को धन्यवाद देते हुए कहने लगा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद महाराज। आपने मुझे जो ये काम और पुरस्कार देने का विचार किया है, उसकी मुझे बहुत जरूरत थी। इससे मेरी और मेरी पत्नी की जीवन सुधार जाएगी। आप बहुत महान हैं महाराज। मैं पूरे मन से ये काम करूंगा, आपको कभी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। ठीक है, ठीक है, अब इतना भी भावुक मत हो। ये तुम्हारा कर्म का ही फल और भाग्य है, इसीलिए आज तुमको ये अवसर मिला है। इसमें हमें धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है महाराज, मुझे अभी जाना होगा। मेरी पत्नी मेरा राह देख रही होगी। मैं कल से समय पर काम पे आ जाऊंगा और पूरे निष्ठा से काम करूंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन जाते हुए पुरस्कार में कुछ मुद्राएं ले जाना। सेनापति वीर प्रताप तुमको दे देंगे। महाराज ने घनश्याम को बहुत सारे मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी और ये लेकर घनश्याम खुशी खुशी घर आ गया। देखो भाग्यवान, तुम ऐसे ही डर रही थी। मैंने कुछ भूल नहीं किया है, और देखो मुझे कितने सारे मुद्राएं दिया है महाराज ने, और तो और उनके वहां काम भी मिला है। अब से हमें कभी अपनी गरीबी की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, आप सही बोल रहे हैं, और मैं आपको पहले बोलती थी ना कि हमारी जीवन एक दिन सुधर जाएगी। हमारी किस्मत इतनी बुरी नहीं थी। हाँ, ये तो है ही, लेकिन एक बात ये भी है कि जब साधु महाराज के उपदेश के अनुसार हमने अपने गधे को प्यार से रखा, तभी हमारी भाग्य खुल गया है। हाँ, और उसकी वजह से ही आप चोर को पकड़वा पाए हो, और आपको राज दरबार में काम के साथ इतनी सारी धन भी मिला है। ये गधा किसी चमत्कार से कम नहीं है। यही हमारी भाग्य है। मालती और घनश्याम की जीवन अब ठीक हो गई थी, और उनके अच्छे कर्म और धैर्य के लिए और उनके गधे के लिए उनको अब एक अच्छा जीवन मिलने वाला होता है, और यही इनकी जीवन में उस गधे का चमत्कार होता है।